हर भारतीय माता पिता की यही ख्वाहिश होती है कि उनकी संतान बुढ़ापे में उनका सहारा बने और जब वो ये दुनिया छोड़कर चले जाएं तो उनकी वही संतान उन्हें कंधा दे, मुखाग्नि दे। लेकिन जब बुढ़ापे के सहारे की जगह वृद्धाश्रम हो जाए और आखिरी कंधे की जगह मोबाइल की स्क्रीन आ जाए तो फिर कहने को क्या बचता है। पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए, फिर ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बदलते भारत में रिश्तों की परिभाषा बदल रही है। हो गया ना सारा काम? हाँ बिल्कुल अच्छे से हो गया। ठीक है तो मैं ऐसे बोल रही थी ना, आप मुझे वीडियो भी भेज दो। ठीक है भेज दूँगा। शायद इस छोटे से वीडियो से पूरी कहानी समझ में ना आए, लेकिन इसके पीछे की कहानी बेहद बेचैन करने वाली है। खबर हरियाणा के सोनीपत से आई। ये वीडियो शमशान घाट का है। 74 साल के एक बुजुर्ग शिवचरण रतन गुप्ता की चिता जल रही है, लेकिन पिता के अंतिम संस्कार में उनका अपना कोई नहीं पहुंचा। उनकी तीनों बेटियों ने अंतिम संस्कार में शामिल होने की बजाय वीडियो कॉल, सोचिए, वीडियो कॉल के जरिए अपने पिता का अंतिम संस्कार देखा। बड़ी बेटी ने ऑनलाइन 5100 रुपये भेजकर अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने को कहा और इतनी जल्दी में थी कि अंतिम संस्कार करने वालों से ही पूछ बैठी और कितना टाइम लगेगा। अभी तो संस्कार हुआ है। अभी और कितना टाइम लगेगा? तो हम लोग क्या खाएंगे और नाएंगे, चिल्ला खिलाएंगे? 10-15 मिनट में। शिवचरण रतन गुप्ता कभी मुंबई में बड़े कपड़ा व्यापारी थे, लेकिन अपने आखिरी दिन उन्होंने अपनी पत्नी के साथ सोनीपत के वृद्धाश्रम में गुजारे। 1.5 साल से वो वृद्धाश्रम में रह रहे थे और इस बीच उनकी पत्नी की भी मौत हो गई। पिछले 2-3 हफ्ते से वृद्धाश्रम में पिता की तबीयत बिगड़ने लगी तो बेटियों ने उनसे मिलना मुनासिब नहीं समझा। ये जो वो उसकी डेथ हुई उससे 3-4 दिन पहले हमने फोन भी कराया है, भाई आप आ जाओ एक बार, ये की स्थिति ज्यादा नाजुक हो रही है। तो उन्होंने ये बोला जी हम दूर पड़ रहे हैं, हमारे से नहीं आया जाएगा और जब आप दाह संस्कार करो तो हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंस दोबारा एक बार दिखा देना। यह हाल तब था जबकि 3 बेटियां हैं उनकी, जिन्हें उन्होंने पढ़ाया, लिखाया और इस काबिल बनाया कि वो आत्मनिर्भर हो सके। 2 बेटियां टीचर हैं, एक नेपाल में रहती है, एक यूपी के आजमगढ़ में और सबसे छोटी बेटी रहती है मुंबई में। लेकिन जब पिता चल बसे तब भी बेटियों ने आने की जहमत नहीं उठाई, बस यूपीआई से स्कैन करके पैसे भेजे और वृद्धाश्रम वालों को ही अंतिम संस्कार करने को कह दिया। हो गया ना सारा काम? हाँ बिल्कुल अच्छे से हो गया। ठीक है तो मैं ऐसे बोल रही थी ना, आप मुझे वीडियो भी भेज दो। ठीक है भेज दूँगा। हाँ वीडियो कॉल पे मैंने उनको दिखा दिया भाई ये अंतिम संस्कार कर दिया है। जो रीति रिवाज अपने हिंदू में सारी फॉर्मेलिटी करके हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। 5100 रुपये भेजे थे उसकी छोटे वाली बिटिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, ये उस भारत की कहानी है जो दुनिया में सबसे तेजी से डिजिटल हो रहा है। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि ये भारत उतनी ही तेजी से भावनात्मक रूप से अकेला भी होता जा रहा है। वरना तो कभी भारत की पहचान जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी। दादा, दादी, नाना, नानी, चाचा, ताऊ, बुआ, मौसी एक ही आंगन में कई पीढ़ियां रहा करती थी। बुजुर्ग घर के मुखिया होते थे। आज उसी भारत में वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, उनकी जरूरत बढ़ रही है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के डेटा के मुताबिक मार्च 2026 तक देश भर में 705 वृद्धाश्रम हैं। इनमें लगभग 15,000 से 20,000 लोग रहते हैं। मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 84 नए वृद्ध आश्रम का चयन किया गया है। अब ये तो सरकारी डेटा है, लेकिन अब कुछ गैर सरकारी डेटा आपको बताती हूँ। देश भर में 1000 से 1500 रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड वृद्धाश्रम होने का अनुमान है और इनकी कुल अनुमानित क्षमता लगभग 97,000 से 1 लाख बुजुर्गों को रखने की है। अगर ये अनुमान सही है तो आप स्थिति की गंभीरता को समझ सकते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत की बुजुर्ग आबादी भी तेजी से बढ़ रही है। 2011 में हुई पिछली जनगणना के मुताबिक भारत में 60 साल से ज्यादा की आबादी 10 करोड़ थी। अनुमान है कि साल 2036 तक ये आबादी दोगुना होकर 23 करोड़ तक पहुंच सकती है। यानी 2036 तक लगभग 7 भारतीयों में से 1 की उम्र 60 साल या उससे ज्यादा होगी। ये बुजुर्ग आबादी देश की कुल आबादी का लगभग 15% हो जाएगी। लेकिन सवाल सिर्फ आबादी का नहीं, सवाल रिश्तों का है, सवाल साथ का है।
आज लाखों युवा नौकरी के लिए अपना घर बार छोड़कर दूसरे शहरों में हैं, हजारों विदेशों में हैं। वीडियो कॉल्स ने दूरी कम कर दी है, लेकिन क्या उसने हमारे बुजुर्गों का अकेलापन भी कम किया है? तकनीक दुश्मन नहीं है, वीडियो कॉल भी दुश्मन नहीं है। कई बार तो परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि लोग चाहकर भी समय पर नहीं पहुंच पाते, इसीलिए किसी एक घटना के आधार पर किसी परिवार को कटघरे में खड़ा करना भी उचित नहीं। हर परिवार की अपनी कहानी और अपनी मजबूरियां भी होती हैं, लेकिन ये घटना एक बड़ा सवाल समाज के रूप में हमारे सामने जरूर खड़ा करती है कि क्या हमारे रिश्ते भी धीरे धीरे स्क्रीन पर सिमटते जा रहे हैं? क्या हम धीरे धीरे रिश्तों को ऑनलाइन कर रहे हैं? जन्मदिन ऑनलाइन, त्योहार ऑनलाइन, राखी ऑनलाइन और अब आखिरी विदाई तक ऑनलाइन। भारतीय परंपरा में अंतिम संस्कार सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड नहीं, ये आखिरी धन्यवाद है, आखिरी स्पर्श है, आखिरी स्वीकार है कि अब ये रिश्ता स्मृतियों में रहेगा। अंतिम संस्कार ये स्वीकार करना भी है कि अब ये व्यक्ति कभी लौट कर नहीं आएगा। शायद इसीलिए आखिरी कंधे का इतना महत्व माना गया है, क्योंकि वो सिर्फ शरीर नहीं उठाता, वो रिश्ते का भार भी उठाता है। इस खबर में सबसे दर्दनाक बात वीडियो कॉल नहीं थी। सबसे दर्दनाक बात शायद ये थी कि एक पिता अपनी आखिरी सांसों तक वृद्धाश्रम में थे। कभी उन्होंने अपनी औलाद का हाथ पकड़कर उन्हें चलना सिखाया, बुखार में पूरी रात भी जागे होंगे। कभी फीस भरने के लिए अपनी ज़रूरतें टाली होंगी और अंत में उनकी आखिरी यात्रा में उनके साथ सिर्फ वृद्ध आश्रम के कर्मचारी थे। एक बहुत ही दर्दनाक हमारे समाज के लिए है, मतलब जिनके लिए माँ बाप बच्चे के लिए इतनी कुर्बानियां देता है, पालता पोसता है, और जब अंत समय वो दुनिया छोड़ कर जाता है उसके लिए टेम नहीं। ये एक बहुत ही दर्दनाक घटना है। ये वाकई दर्दनाक घटना है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि माता पिता की आखिरी विदाई में दिया गया कंधा न किसी यूपीआई से भेजा जा सकता है और न किसी ऐप से डाउनलोड किया जा सकता है, क्योंकि जिंदगी में कुछ विदाइयाँ सिर्फ एक बार ही मिलती हैं। कचहरी में बढ़ते आगे और अब बात उस एपॉलिटिकल जेनजी को लेकर जिसे लेकर पॉलिटिकल जंग छिड़ी हुई है। जंतर मंतर वाले प्रोटेस्ट ने सबको जेनजी की ताकत का एहसास करा दिया। राहुल गांधी लगातार उन प्रदर्शनकारी छात्रों से मिल रहे हैं। 8 तारीख को प्रयागराज में होने वाले छात्रों की गूंज वाले कार्यक्रम को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी छात्रों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बीच आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने भी पहली बार जेनजी से ऐसा संवाद किया कि उसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई देती रहेगी। तो क्या जेनजी राजनीतिक एजेंडा सेट कर रहे हैं? कचहरी में अब खुलेगी इस केस की फाइल। मुझे अगर आंख मूंद कर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जैन जी पर विश्वास रखूंगा। क्या बात है, वाह। जैन जी ने आंदोलन नहीं करना चाहिए अगर ऐसा मैं करूंगा नहीं। ये जो नई पीढ़ी है जैन जी जैन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चल रहा है। ऐसे समय में जबकि पेपर लीक से नाराज, भर्ती में देरी से परेशान और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती जेनजी सिस्टम से जवाब मांगती है, ऐसे समय में जबकि जेनजी के मुद्दों पर सवार होकर राजनीति अपने हित साधने लगती है, कोई साथ खड़ा है, कोई साथ खड़े होने वालों को कोस रहा है, लेकिन एक तबका और है जो जेनजी को ही टारगेट कर रहा है। ऐसे समय में आरएसएस चीफ मोहन भागवत का जेनजी से संवाद का अपनी तरह का पहला कार्यक्रम करना बहुत बड़ा संदेश है। और उससे भी बड़ी बात जो उन्होंने अपने जवाब में कही। मुंबई में आयोजित जेनजी और जेन अल्फा संवाद के दौरान मोहन भागवत ने साफ कहा, अगर किसी पर भरोसा करना है तो वो जेनजी पर आंख बंद करके भरोसा करेंगे।